So let's start the lecture. In the previous lectures, we have discussed about the liberalization and privatization. So, what is liberalization and what was the privatization, and what was the impact of liberalization and privatization in Indian economy? So, today, now we will go through the globalization, the third concept of LPG, that is globalization. तीन कॉन्सेप्ट थे ना, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. So in which we have studied two concepts, that is liberalization and privatization. Now let's start the globalization. So first, we will see that what is globalization, and after that, what are the factors or drivers which initiates globalization, and after that, what is the impact of globalization in Indian economy. ठीक, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक नेटवर्क इज वर्किंग वेरी स्लो, so there is some issues. नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है. So before starting the globalization, let's I'm showing you some pictures. ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ. आपको थोड़ा देख लीजिए कि पहले क्या था और अब क्या है. लेट अस सी. यस, ये देखिए, ये है ग्लोबलाइजेशन के पहले के प्रोडक्ट. दीज आर द प्रोडक्ट्स बिफोर द ग्लोबलाइजेशन. ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये देखिए, अगर आप आज से आप 20-25 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो होता था, उसमें से इस तरह के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल होते देखते थे. अब देखिए कि इनमें से आप कितनी चीजें देखती हैं आपको, और इनका इस समय क्या इंपॉर्टेंस है. अब ये क्या चीज हो गई, अब ये हिस्ट्री की चीज हो गई है. अब ये हिस्ट्री की चीज हो गई है. यहाँ पर देखिए, जो आप ये स्कूटर देख रहे हैं, अब इसकी जगह किसने ले लिया, स्कूटी ने. वो भी अलग तरीके से, उसमें कई डिजाइन, कई मॉडल इस तरह से आ गए. पहले ये देखिए, पहले का स्कूटर, ये आपका ग्लोबलाइजेशन के पहले का. कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया बिफोर ग्लोबलाइजेशन. राजदूत बाइक,
देखिए राजदूत बाइक जो आजकल आपकी रॉयल एनफील्ड टाइप की आती है, पहले इस तरह से चलती थी। ये एम्बेसडर कार देखिए, लेट अस सी द एम्बेसडर कार। अब ये कितनी देखने को मिलती है? केवल कहाँ, जो कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको ही मिलती है ये केवल। ये पहले ऐसे साइकिल चलती थी, साइकिल का ये देखिए। पहले का टेलीविजन देखिए, पहले टेलीविजन कैसे होता था। ये था ग्लोबलाइजेशन के पहले का इंडिया का मार्केट। दिस इज द कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया बिफोर द ग्लोबलाइजेशन। नाउ लेट अस सी आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन। नाउ कंज्यूमर ब्रांड्स इन इंडिया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए जरा साइकिल के डिजाइन, पैटर्न, मॉडल देखिए। दीज आर द सम पैटर्न ऑफ साइकिल्स नाउ। ये देखिए टू व्हीलर्स में, ये टू व्हीलर्स में देखिए आपको टॉप 10 टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया। अब देखिए एक से एक मॉडल। बाइक्स के कितने मॉडल आते हैं? यामाहा, हीरो, होंडा, सुजुकी, इस तरह से कितने ब्रांड आ गए, ठीक है ना। फोर व्हीलर्स में देखिए, कार में देखिए, बेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया फरवरी 2020 एडिशन। अब यहाँ पर देखिए निसान, टैट्स, हुंडई, सुजुकी, टाटा, सर्वोलेट, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। ये सब देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद का इंडिया है। ये मार्केट आपका ग्लोबलाइजेशन के बाद का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। क्यों? जो हमने लास्ट क्लास में प्राइवेटाइजेशन बताया था ये उसका इम्पैक्ट है। पहले क्या था, केवल बहुत से फील्ड्स में क्या था, पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट का रोल था, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही थी। कस्टमर की डिमांड जो बेसिक होती थी वही रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। अब देखिए जो प्राइवेटाइजेशन, अब प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन हो गया तो उसका ये इम्पैक्ट है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि क्या है, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट्स। क्या है? एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट। मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जो आपके कंट्रीज की बाउंड्रीज के बाहर, ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो आपकी कंट्रीज से बाहर तक जाती हैं। जैसे अब इस तरह की कौन सी एक्टिविटीज हो सके, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें या परचेज करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। आप विद आउट ऑफ द बाउंड्री बॉर्डर्स क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशनल स्टेट्स। मीन्स जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि हर कंट्री की अपनी एक लिमिट होती है, उसकी जो जियोग्राफिकल लिमिट होती है। तो उस जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल लिमिट के बाहर जा करके जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। हम उसको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपेंड करते हैं। नाउ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक openness and growing economic interdependence between countries means अब हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं हम वो एक दूसरे कंट्री पर इंटरडिपेंडेंसी होती है। मतलब कि आप हमको अपनी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट या सर्विसेज दीजिए, हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या सर्विसेज देंगे। तो हम एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पर, दिस इज इंटरडिपेंडेंसी। तो इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ओपननेस, इकोनॉमिक ओपननेस का मतलब कि आप एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। एंड ग्रोविंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज। नाउ ओपनिंग अप मार्केट्स टू फॉरेन प्लेयर्स एंड वाइस वर्सा। आप जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स का मतलब जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन एमएनसीज हैं, फॉरेन एमएनईज हैं, एमएनईज हैं, उनके लिए आप अपने गेट खोल रहे हैं और वो लोग आपके लिए गेट खोल रहे हैं। मतलब कि वाइस वर्सा, आप यहाँ से फॉरेन में अपना ट्रेड कर सकते हैं
और फॉरेन वाले आपके यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह की हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं बियॉन्ड द geographical boundaries, so that is called your geographical boundaries and as well as political boundaries also. तो जो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज ग्लोबलाइजेशन। दिस इज आर ग्लोबलाइजेशन। हम एक कंट्री से जाकर के दूसरी कंट्री में अपनी ट्रेडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें। सीधी सी बात है, हम अपनी कंट्री को छोड़ करके बाहर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाएं और इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, या फिर कोई भी वर्ल्ड की कंट्री या कोई भी कंपनी हमारी कंट्री में आकर के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। तो जब इस तरह से पूरी फ्रीडम होती है, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। नाउ इसकी कुछ अगर डेफिनेशन दें तो IMF मतलब मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दिस इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन की उन्होंने जो डेफिनेशन दी है क्या है, अकॉर्डिंग टू IMF ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वैरायटी of transaction goods and services and capital flows, and also through the more rapid and widespread diffusion of technology. IMF कहती है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ग्रो करें, एक दूसरे का मतलब कि एक दूसरे पर हम इंटरडिपेंडेंसी हो वर्ल्ड की किसी भी कोने पर, अपने वॉल्यूम और वैरायटी के जो गुड्स और ट्रांजैक्शन है, गुड्स और ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम है, ये वैरायटी है, हम क्रॉस द बॉर्डर उसका ट्रांजैक्शन करें। हमारे पास जो इंटरनेशनल कैपिटल है उसका फ्लो हो, चाहे इस कंट्री से उस कंट्री में, उस कंट्री से इस कंट्री में, ठीक है ना। थ्रू द मोर रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास जितनी तेजी से हो सके, जो हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उससे, ठीक है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द IMF फॉर द ग्लोबलाइजेशन। नाउ अब जो है क्या क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन में, देखिए ट्रेड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, किस तरह की चीजें आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर सकती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेड। ट्रेड का मतलब आप बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। जो ट्रेडिंग होती है किसकी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। मीन्स यू कैन बाई ए टीवी फ्रॉम चाइना, कार फ्रॉम जापान, क्लॉथ फ्रॉम इंडोनेशिया और इटली। मतलब कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाइए और वहां से कुछ भी खरीद लीजिए, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाइए और वहां से कुछ भी खरीद लीजिए। या आप यू कैन हायर समवन फ्रॉम इंडिया टू राइट सॉफ्टवेयर और आंसर योर टेलीफोन, या फिर आप बाहर से किसी को हायर कर लीजिए, किसी को भी अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, आपके पास फॉरेन में आपका कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है सर्विस, यू कैन हायर दिस। अगर आपको कोई आंसर चाहिए USA से तो आप वहां पर कॉल कीजिए, आपको सर्विस ले लीजिए। तो नाउ यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज इंटरनेशनली, मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस द पॉलिटिकल बॉर्डर। आप जो है पॉलिटिकल बॉर्डर को क्रॉस करके अपना गुड्स या सर्विसेज को ट्रेड कर रहे हैं। हम जो है जो सामान खरीदते हैं, अब देखिए जो आप यहाँ इंडिया में बहुत से मोबाइल फोन ऐसे हैं जो फॉरेन कंपनीज के मेड हैं। अब जैसे एप्पल की बात कर लें तो एप्पल कहाँ का है, USA का है। एप्पल इज USA मेड कंपनी, तो वो इंडिया में अवेलेबल है, वो इंडिया में अवेलेबल है, ठीक। तो इस तरह से हमारे यहाँ की जो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे TCS वगैरह हो गई, TCS हो गई, हीरो वगैरह हो गई, ये क्या है अपने इंटरनेशनल जो दूसरे फॉरेन के मार्केट हैं वहां पर ये लोग प्रोडक्ट को अपने सेल करते हैं। तो पहला तो तरीका है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग के जरिए आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा है कैपिटल और मनी इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मनी इन्वेस्टमेंट, यू कैन पुट योर सेविंग्स इनटू अ बैंक इन ज्यूरिख। आप अपने पैसे को कहीं भी रख सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी बैंक में। जैसे हमारे यहाँ के बहुत से लोगों का पैसा स्विस बैंक में है, हमारे यहाँ के बहुत से लोगों का पैसा स्विस बैंक में, वहां पर अकाउंट खोलिए और वहां पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यू कैन बाई स्टॉक इन सोनी, अ जापानीज कंपनी। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है
तो इक्विटी में या डिवेंचर्स में या स्टॉक बॉन्ड में, कुछ में, किसी में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए किसी भी कंपनी में, जापानीज कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में, फ्रांसीसी कंपनी में, इटालियन कंपनी में, आप कहीं पर भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। तो एक ये तरीका होता है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, क्या कि आप कैपिटल या मनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बियॉन्ड द पॉलिटिकल बॉर्डर। ठीक, तो इससे भी आपका ग्लोबलाइजेशन ये इसके अंदर ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट, पीपल। पीपल भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। कैसे? इमिग्रेंट्स कम टू कैलगरी फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, जापान, इटली, जाने कहाँ कहाँ से। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आ जा सकते हैं। आप यहाँ जाइए, आप अमेरिका में रहिए, वहाँ के सिटीजनशिप ले लीजिए, अगर आपको वहाँ मिलती है तो आप वहाँ रह सकते हैं। इंडिया में देखिए ऐसे बहुत से फॉरेनर लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। हमारे यहाँ के इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं। जैसे हम जो है ब्रिटेन चले जाइए तो ब्रिटेन में बहुत से हमारे यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, वो वहाँ की सिटीजनशिप लिए हुए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ के बहुत से लोग यूएसए में भी वहाँ की सिटीजनशिप लिए हुए हैं और वहाँ पर लोग रहते हैं, इवन वहाँ पर वर्क भी करते हैं और वहीं की सिटीजनशिप भी लिए हैं। तो इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं? एनआरआईज, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये लोग वहां पर जाते हैं। तो इस तरह से भी हम ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो और इसके अलावा और भी होता है, टूरिस्ट के पर्पज से हम टूर के लिए जाते हैं। जैसे हमें कहीं घूमने जाना हो तो हम स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, अमेरिका घूमने जा रहे हैं, जापान घूमने जा रहे हैं, तो एज ए टूरिस्ट, तो जब हम वहाँ टूरिस्ट बन के जाते हैं तो हम वहाँ पर करेंसी को खर्च करते हैं, हम अपनी करेंसी को खर्च करते हैं। जो हम यहाँ से रुपए लेके जाएंगे वहाँ पर कन्वर्ट करवाएंगे। अगर हम जापान जा रहे हैं तो जापानीज येन में कन्वर्ट करवाएंगे और फिर हम वहाँ पर अपना जैसे भी घूम फिर सकते हैं, वहाँ की जो भी फैसिलिटीज हो वो ले सकते हैं। ठीक, तो टूरिस्ट के जरिए। इसके अलावा कुछ रिफ्यूजीज भी होते हैं, कुछ इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज होते हैं। ये क्या होते हैं? जो दूसरे देशों में कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो लोग अपनी कंट्रीज को छोड़ना पड़ता है और दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। देयर आर सम कंडीशन इन विच द पीपल हैव टू लीव देयर ओन कंट्रीज एंड दे लिव इन द अनदर कंट्रीज, तो वो लोग रिफ्यूजी या इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। नाउ आप जो है इजिली किसी भी कंट्री में ट्रेवल करके वहां पर टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट, जैसे आपको अमेरिका घूमना है, एज ए टूरिस्ट वीजा लीजिए, आप जितने दिन का टूरिस्ट वीजा होगा आप वहाँ जा करके सब कुछ घूम फिर सकते हैं। इंडिया में बहुत से फॉरेनर ऐसे हैं जो यहाँ के बहुत जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको देखने आते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, इस तरह की देखने के लिए चीज़ें लोग, फॉरेनर लोग आते हैं। तो this is the also way of globalization. Now communication, you can easily call or email people around the world. कम्युनिकेशन के जरिए भी हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें यहाँ से अमेरिका में बात करनी है तो यू कैन इजिली मेक ए कॉल, आप जो है आसानी से एक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो ईमेल, आप जो ईमेल भी कर सकते हैं, आप फैक्स कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कम्युनिकेशन के मीडियम्स अवेलेबल हैं जिससे आप फॉरेन कंट्री में लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज दैट इज कल्चर, यू कैन हियर म्यूजिक फ्रॉम ब्राजील, साउथ अफ्रीका इन इंडिया। ये है कल्चरल ट्रांसफर, कल्चर ट्रांसफर। ये क्या होता है इसमें कि आपको अगर लगता है जैसे कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर आती है या फिर हम लोग यहाँ की कंपनी कोई फॉरेन में जाती है तो हमें वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना होता है, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना होता है। तो मान लीजिए अब हम अमेरिका में रहते हैं तो फिर हम अमेरिकन सॉन्ग सुनेंगे, हम अमेरिकन सॉन्ग सुनेंगे। या फिर हमारे पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे हमें चाइना का वो फूड पसंद है तो चाइनीज़ फूड के लिए हमारे पास ऐसे बहुत से चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। या आपको थाई फूड पसंद है तो आपके यहाँ पास थाईलैंड का रेस्टोरेंट है, इथोपियन, इंडियन। आपने देखा होगा ना कि चाइनीज यहाँ पर बहुत से ऐसे आइटम मिलते हैं। और ये तो फिर आप देखिए जो अमेरिकन के होते हैं जो फास्ट फूड वगैरह, पिज्जा, बर्गर वगैरह, ये सब अपने यहाँ का ना होकर के ऐसे फॉरेन फूड हैं जो यहाँ पर एक कल्चर को, वो जो कल्चर होता है यहाँ पर उसको वो डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। तो दीज आर द सम काइंड्स ऑफ थिंग्स बाय विच वी कैन क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। नाउ अब कुछ ड्राइवर्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड, आप ट्रेड कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो मतलब कि वही एफडीआई,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके जरिए आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, जैसे अभी बताया, ट्रेडिशनल मीडिया एंड इंटरनेट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड फील्ड। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है ना, हम टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ से बहुत से ऐसे आईटी के लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हम यहाँ पर मंगवाते हैं। हमारे लोग यहाँ के जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका में जाते हैं, वहाँ की जो आईटी कंपनी से वहाँ पर वर्क करते हैं। तो ये हो गया पीपल का वहाँ पर जाना। और जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जापान की कोई टेक्नोलॉजी है या हमें लानी है तो हम यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नाउ पॉपुलेशन मोबिलिटी, स्पेशली लेबर। अब जो पॉपुलेशन मोबिलिटी का मतलब है लोगों का यहाँ से वहाँ जाना, इस कंट्री से उस कंट्री में जाना। आप जैसे अमेरिका में जाइए तो वहाँ का क्या है, जो वर्किंग जो वेजेस हैं वो मोस्टली कास्ट महंगे होते हैं। जो अमेरिका का वेजेस है वो यहाँ से महंगा होता है। तो अमेरिकन कंपनीज क्या करती हैं, इंडियन पीपल को हायर करती हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए, उनकी कॉस्ट कम हो जाए। तो जिसको कहते हैं पॉपुलेशन मोबिलिटी, यहाँ से मजदूरों को ले जाना और वहाँ पर उनसे काम करवाना। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस। अब जो फोर्सेस हैं इन सब चीज़ों को क्यों ये ऐसे करना पड़ता है, इसके रीजन है इम्प्रूवमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में इम्प्रूवमेंट्स के लिए, जैसे हमारे यहाँ के बहुत से लोग जाके माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में काम कर रहे हैं, वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। नाउ ट्रेड लिबरलाइजेशन, जो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन का कोर्स चला था ना, तो ट्रेडिंग करने के लिए हम यहाँ से फॉरेन में बिजनेस करने के लिए भी जा सकते हैं। कैपिटल फ्लोज, इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा सकते हैं। चीप ट्रेवल, अगर आपको टूरिस्ट टूर पर जाना है, अगर कहीं कंट्री में सस्ता पड़ रहा है आपको तो वहाँ पर जा सकते हैं। लेस लाइग्रेशन, इमिग्रेशन पॉलिसीज, जहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसी जब वहाँ जाकर के आप लोग जो बस जाते हैं तो उसके लिए भी जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जब जाकर के आप रहते हैं तो क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एज ए जासूसी के केस में वो आपको अंदर कर देंगे, आपको जासूसी के केस में अंदर कर देंगे, तो फिर आपको वहाँ जेल में सड़ना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। तो जिस कंट्री में जो इमिग्रेशन पॉलिसीज होती हैं वो कम होती हैं, लोग वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहना। क्योंकि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो देन यू हैव टू नीड वीज़ा एंड पासपोर्ट। आपको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ से वहाँ जाने के लिए लायबल हैं, आप जेन्युइन पर्सन है, आप इस कंट्री के नागरिक हैं। वीज़ा इसलिए होता है, आपको ये दिखाना होता है कि आप वहाँ किस पर्पज से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कभी आपका वीज़ा एक्सपायर, मान लीजिए कि आपको वहाँ 20 डेज या 30 डेज का वीज़ा है, उसके बाद अगर एक्सपायर हो जाता है तो वो आपको जेल में डाल सकते हैं। तो इस जो इमिग्रेशन पॉलिसी होती हैं अगर वो कम है और सही होती हैं, राइगोरस होती हैं, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मार्केटिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबलाइजेशन होता है। मार्केटिंग की जो बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें ग्लोबलाइजेशन होता है। नाउ मार्केट ड्राइवर्स क्या क्या होते हैं, पर कैपिटा इनकम कन्वर्जिंग एमंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में आपको कन्वर्ज होती है। नाउ कन्वर्जेंस ऑफ लाइफ स्टाइल एंड टेस्ट, आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो चेंज होती है, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। जैसे आप पहले जब 1990 के 50 के उस समय देखिए तो हमारे यहाँ कितने लोग पैंट शर्ट पहनते थे, हमारे यहाँ कितने लोग पैंट शर्ट पहनते थे। क्या पैंट शर्ट जो पहनते हैं हम लोग, ये क्या हमारे यहाँ कल्चर था? नहीं। हमारे यहाँ जो हम लोग को लुंगी, धोती, कुर्ता, पजामा इस तरह के पहनते थे, हमारे यहाँ का पहनावा अलग था। लेकिन जब जो ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने यहाँ का पहनावा ही चेंज कर दिया। अब देखिए मोस्टली लोग इंडिया में पैंट शर्ट पहनते हैं, जबकि ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी लाइफ स्टाइल नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक असर पड़ता है कि आपका पूरा लाइफ स्टाइल और टेस्ट ही चेंज हो जाता है। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हम लोग पिज्ज़ा बर्गर जानते तक नहीं थे, लेकिन अब देखिए हर बच्चा जो है पिज्ज़ा बर्गर खाना चाहता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ, दिस इज द ड्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन बिगिनिंग टू बिहेव एज ग्लोबल कस्टमर। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर जो है ग्लोबली हों, वो ग्लोबली कस्टमर चाहते हैं। नाउ इंक्रीजिंग ट्रेवल क्रिएटिंग ग्लोबल कंज्यूमर्स। हम इस कंट्री से उस कंट्री क्यों ट्रेवल करते हैं? ताकि हमारे ग्लोबल कंज्यूमर बने, हमारे ग्लोबल कंज्यूमर बने ऑल ओवर द वर्ल्ड।
जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। ग्रोथ ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल चैनल्स, जो हमारे पास जितने भी ग्लोबल और रीजनल चैनल हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ब्रांड, मान लीजिए कि हमको एक कंपनी चला रहे हैं, अभी डोमेस्टिक में है, पहले हम एक मोहल्ले में कंपनी चलाते थे, फिर वो शहर में चली, फिर उसके बाद कई शहरों में चली, फिर उसके बाद कंट्री लेवल पर चली, फिर वो चाहती है कि कई फॉरेन कंट्री में हो तो फॉरेन कंट्री, फिर वो चाहती है कि वर्ल्ड लेवल पर हो। तो इस तरह से लोग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने ब्रांड को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन के चेंजेस के कारण होते हैं। पुश टू डेवलप ग्लोबल एडवर्टाइजिंग, ठीक। नाउ कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं? कंटिन्यूइंग पुश फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब लेट्स मैं कुछ चीज़ें आपको शो कर रहा हूँ, ये कुछ गवर्नमेंट ड्राइवर्स हैं, आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स, अदर ड्राइवर्स, ये प्रॉस और कॉन्स, ये जरा प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। इसका एक थोड़ा सा पहले हम ये जरा देखते हैं कि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग यू सम फैक्ट। देखिए ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ये एफडीआई लिमिट है। मैंने जब आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताई थी, तो उसमें आपको बताया था कि 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें हमारे पास कितने पब्लिक सेक्टर थे और कितने प्राइवेट सेक्टर में थे। इसके बाद जो हमारे पास 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तब देखिए 1967 69 70 वाली जो आई उसमें देखिए, 1980 वाली आई उसमें देखिए, और इसके बाद 90 के बाद से कितना चेंजेस हुआ। 90 में भी हमारे पास उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब देखिए जरा प्रेजेंट एफडीआई पॉलिसी, जो प्रेजेंट एफडीआई पॉलिसी है सिंस द 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, मैंने वही बताया था ना 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ओपनड अप एफडीआई इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज सोन। ये हम नीचे दिखा रहे हैं, देखिए सेक्टर कौन कौन से हैं और उसमें क्या है। हाँ, एफडीआई जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक रूट और एक होती है एफपीबीआई रूट। ऑटोमेटिक का मतलब होता है आरबीआई के थ्रू, और एक होती है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना। एक होती है जो ऑटोमेटिक है वो होती है आरबीआई के थ्रू, उसमें आपका आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं उसके मुताबिक, और एक होती है एफपीबीआई जिसके जरिए होता है गवर्नमेंट के कुछ रूल और पॉलिसी होती है उसके जरिए। तो देखिए एफबीआई के सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उससे संबंधित किन किन चीजों पर एफडीआई मतलब कि फॉरेन कंपनी कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, 100%, वो भी ऑटोमेटिक रूप से, ठीक है। कितना है देखिए, इसमें क्या क्या आता है, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड मशरूम्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर एंड सर्विस रिलेटेड टू एग्रो एंड एलाइड सेक्टर। इसमें 100% की एफडीआई अलाउड है, इसमें 100% की एफडीआई अलाउड है। इसके बाद कोल माइनिंग में देखिए 100%, कोल माइनिंग के जितने भी सेक्टर थे वो 1991 के पहले उनमें एफडीआई अलाउड नहीं थी। 1990-91 के पहले उसमें माइनिंग में एफडीआई अलाउड नहीं थी, लेकिन अब जो है 100% है, ठीक है ना। डिफेंस में देखिए कितना, 100%, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ मतलब कि कुछ परसेंट होगा ऑटोमेटिक रूट से और कुछ होगा गवर्नमेंट रूट से, कुछ होगा ऑटोमेटिक रूट से और कुछ होगा आपका गवर्नमेंट रूट से। इसके बाद देखिए प्रिंट मीडिया में 26%, एयरपोर्ट में 100%, टेलीकॉम में 100%, सिंगल ब्रांड रिटेल में 100%, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74%, अब तो 100% हो गया ये भी, पब्लिक सेक्टर बैंक में 20%, इसमें भी अब बहुत कम हो गया है। इंश्योरेंस एंड पेंशन में पहले 49% था, अब ये भी 100% हो गया। जरा हम इसका थोड़ा सा और फैक्ट देखते हैं, हम इसके कुछ और अलग फैक्ट देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सेक्टर वाइज लिमिट। और ये देखिए ये हमारे पास 2018-19 तक का डेटा है। और एक चीज और देखिए, इसमें हम अभी आपको कुछ ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं कि उसका कितना ग्रोथ है। हाँ, एफडीआई कहाँ कहाँ पर नहीं अलाउड है, एफडीआई कहाँ कहाँ पर नहीं अलाउड है। पहला, लॉटरी बिजनेस में, कोई भी फॉरेन कंपनी लॉटरी बिजनेस में अलाउड नहीं है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग,
जुआ खेलने के लिए या बेटिंग के लिए आपको एफडीआई नहीं है। द बिजनेस ऑफ चिट फंड, जो चिट फंड कंपनीज होती हैं उनमें भी नहीं अलाउड है। चिट फंड की कंपनी के लिए मैंने आपको बताया था कि ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से इसमें बहुत से ज्यादा लोगों को लॉस बियर करना पड़ा। इसमें चिट फंड में बहुत से लोगों को लॉस बियर करना पड़ा। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो इसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज आई थी जिनमें लोगों को इन्वेस्ट करवाया और फिर वो पैसा लेकर के भाग गई। तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक कारण था, ठीक है ना। इसके अलावा निधि कंपनी, जो निधि कंपनी होती हैं उसमें भी आप एफडीआई अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, टीडीआर में भी एफडीआई अलाउड नहीं है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, चेरूट, सिगरोस एंड सिगरेट टोबैको और सब्सिट्यूट, ये पहले इसमें एफडीआई नहीं थी लेकिन अब अलाउड हो गई है। इसमें पहले एफडीआई नहीं थी लेकिन अब अलाउड हो गई है 2020-21 से। ये 2018-19 का डेटा है, मतलब कि एक साल पहले इसमें नहीं था लेकिन अब इसमें हो गया है। एटॉमिक एनर्जी, पहले इसमें भी नहीं था लेकिन अब इसमें भी हो गया है। रेलवेज ऑपरेशन, पहले इसमें नहीं था अब इसमें भी हो गया है। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई अलाउड है, ठीक। अब इंडिया में जो 2019 तक जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई है, अब ग्लोबलाइजेशन का असर देखिए, इंडिया में किस कंपनी ने लगभग 2019 तक कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 2019 तक। सबसे ज्यादा है मॉरिशस का। मॉरिशस का कितना परसेंट है? 31.07% है एफडीआई इंडिया में। मॉरिशस देखिए कितना, 7,90,280.9, 7,90,280.98 करोड़ रुपए, इतना। मतलब कि ये 790,280 ये तो लिख ही दीजिए और इसके आगे 1 करोड़ के जीरो और लगा दीजिए, 8 जीरो और लगा दीजिए, तब आपका इतना इन्वेस्टमेंट है मॉरिशस का। दूसरे नंबर पर जो इन्वेस्टमेंट है वो है सिंगापुर का, कितना? 20.72%। फिर तीसरे नंबर पर है जापान का, कितना? 7.24%। फोर्थ नंबर पर है नीदरलैंड, दैट इज 6.76%। फिफ्थ नंबर पर है यूएसए, यूएसए का कितना शेयर है? दैट इज 6.21%। आफ्टर दैट यूके, ब्रिटेन, ब्रिटेन का कितना इन्वेस्टमेंट है इंडिया में? 6.12%। आफ्टर दैट जर्मनी 2.64%, साइप्रस 2.21%, फ्रांस 1.55% एंड यूएई आपका 1.51%। ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। ये कब क्यों इन्वेस्ट कर पाई हैं? आपका जो 1991 की पॉलिसी है जिसमें एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, उस वजह से ये कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाई हैं। अगर यही चीज यहाँ पर एलपीजी न लागू होती, जो कि पहले हमारी पॉलिसी चलती थी, तो आप ये कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये अलग अलग रूट हैं एफडीआई। अभी एक बताया मैंने एफआईपीबी, एक ये होता है और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रूट में जो एफडीआई होती है वो होती है आपकी आरबीआई के थ्रू। उसमें आरबीआई को आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उसके रूल्स और पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। एफआईपीबी में गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उसमें आपको गवर्नमेंट के रूल और पॉलिसी को फॉलो करना होता है जब अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो। अब कहीं कहीं कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां आपको दोनों से परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब कि ऑटोमेटिक एज पर एज एफआईपीबी, ठीक। तो आप दोनों तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सम फैक्ट्स। अब लेट अस सी कि हमारे पास जो एफडीआई पॉलिसी है उसका ये देखिए कुछ फील्ड है। ये आर्टिकल है 17 का, लेकिन अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं कि ग्रोथ रेट कैसे हुई है, और चाइना जो इस समय हमारा कॉम्पिटिटर है उससे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ, और पहले हमारा कितना डेवलपमेंट था और अब हम कितना आगे और पीछे हैं, ठीक। तो लेट अस सी, ये है एक हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्या 1820 में चाइना हैड 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी 1820 में, एंड इंडिया 15%।
मोर देन 15%। फिर 1814 में से लेकर के 1828 तक जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टैरिफ बैरियर नॉक्ड आउट हुए हैं इंडियन एक्सपोर्ट में, उससे काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो मैं कुछ एक यहाँ पर ग्राफ कर रहा हूं, उस ग्राफ को देखिए जरा। दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंट है। देखिए जो 1000 है ये वहां पर आपका चाइना नीचे था, इंडिया ऊपर था। चाइना नीचे था, इंडिया ऊपर था। क्यों? उस समय अगर आपको पता हो तो चाइना में बहुत ज्यादा भुखमरी की कगार थी और वहां का डेवलपमेंट बहुत ही कम था। 1600 तक आते आते चाइना थोड़ा सा ऊपर हुआ, इंडिया थोड़ा सा नीचे हो गया। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी चाइना थोड़ा सा ऊपर हुआ। फिर इसके बाद 1800 तक आते आते इंडिया फिर ऊपर हुआ, इंडिया फिर ऊपर हुआ। लेकिन जो 1820 के बाद है, जो 1820 के बाद है उसमें फिर आपका उसके बाद से जो हमारी आज़ादी या उसके बाद का समय है उसमें के बाद से हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना चाइना ने किया। वहां के बाद से देखिए चाइना पूरा हमेशा ग्रो ही करता चला गया। अब ये देखिए 1913 में, 1973 में, 1998 में ऐसे ही चाइना ग्रो करता चला गया और हमारी इकोनॉमी पीछे होती चली गई। अब अगर देखा जाए तो ये आप 1913 से लेकर के 1973 के बीच का ग्राफ देखिए। उस समय लगभग इंडिया और चाइना, मतलब कि उस समय चाइना भी आज़ाद हुआ था और उसी के 2-3 साल बाद इसका इंडिया का भी आज़ादी का था, लगभग बराबर ही आज़ाद हुए थे, 1.5 साल का अंतर था। लेकिन उस समय जो इकोनॉमी थी वो दोनों की लगभग इक्विवेलेंट थी। आप यहाँ पर ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाली इक्विवेलेंट थी। लेकिन उसके बाद देखिए चाइना की ग्रोथ देखिए और फिर इंडिया की ग्रोथ देखिए। अब उसके बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हमने पॉलिसीज बनाई। क्यों? जो चाइनीज इकोनॉमी है दैट इज कैपिटलिज्म इकोनॉमी, और हमने आज़ादी के बाद कौन सी इकोनॉमी अपनाई थी? मैंने बताया था दैट इज सोशलिस्टिक। हमने सोशलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो किया था। ठीक, तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड चाइना। अब इसके अलावा थोड़ा सा और देखिए, जो थोड़ा सा कंपेरिजन है क्या, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इसका थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं का पड़ता है। कैसे? जो चाइना और इंडिया हैं वो लगभग वर्ल्ड का 2.4 बिलियन पीपल कवर करते हैं। 2.4 बिलियन, लगभग 2.5 अरब, 2.5 अरब के आसपास पॉपुलेशन केवल इन दो कंट्री है। टोटल वर्ल्ड की लगभग 7 से 7.5 अरब है और इसमें से 2.5 अरब केवल ये दो कंट्री जो है कवर करती हैं। ठीक, तो दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। अब इसके प्रॉस क्या है, मीन्स इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं, मीन्स इसके लॉसेस क्या हैं, जरा देख लीजिए। प्रॉस हैं इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। आपको जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है और अपॉर्चुनिटी होती है वो क्रिएट होती है, वो बढ़ती है। ठीक, इसके बाद हायर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है। कैसे? आप इस कंट्री से जाएंगे उस कंट्री में, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी कंट्री यहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। यू हैव इकोनॉमिक फ्रीडम एंड ऑल्सो पॉलिटिकल फ्रीडम ऑल्सो। आपको पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिलती है। जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि आपको अगर यहाँ पर बिजनेस करना है तो पहले बहुत ज्यादा रूल्स थे, लेकिन जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया उसमें से लाइसेंसिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। रूल्स में बहुत से रिलैक्सेशन देखिए, बहुत सी पॉलिसीज को हटा दिया गया। तो आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिडक्शन इन पॉवर्टी। अब जब इस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको बेटर प्रोडक्ट और बेटर क्वालिटी मिलेगी, जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो आपकी पॉवर्टी डिक्रीज होगी। देखिए, लेकिन यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं। क्या आपकी पॉवर्टी घट भी सकती है और पॉवर्टी बढ़ भी सकती है। से क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें क्या है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को रिलैक्सेशन देते हैं तो ये पॉलिसी अमीरों के लिए ज्यादा काम करती है। वो बनाई इसलिए जाती है ताकि वो सोशल वेलफेयर के लिए हो। लेकिन अगर वो सोशल वेलफेयर का वो ऑर्गेनाइजेशन कारपोरेट ध्यान नहीं देते हैं तो फिर पॉवर्टी बढ़ भी सकती है। यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं। जो ये ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का कॉन्सेप्ट है, इससे दो एस्पेक्ट हैं। आप यहाँ पर देखिए कि यही कारण है कि एलपीजी के बाद हमारे यहाँ का जो पॉवर्टी पुअर है
वो पुअर है और जो रिच है वो रिच है। दिस इज द गैप बिटवीन द टू कम्युनिटी। ये दो कम्युनिटी हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अब जो भी पॉलिसी बनती है तो वो इस तरह से बनती है कि लोगों के वेलफेयर के लिए, लेकिन उसका कितना पार्ट उसको पहुंच पाता है ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। नाउ इम्प्रूव्ड जेंडर रिलेशन इंक्रीज इन लाइफ स्पान। आप यहाँ पर जेंडर रिलेशन का भी इंक्रीज हुआ, मतलब कि पहले जो हमारे यहाँ फीमेल थी उनको ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन होने से इसका रीजन ये बढ़ा कि हमको फीमेल के लिए फ्रीडम मिल गई। अब देखिए जो 90 अब पहले जमाने में जो वीमेन थी या फीमेल थी वो बाहर काम करने नहीं जाती थी, उनको बहुत से ज्यादा कंडीशंस लगी थी, पर्दा प्रथा ये बहुत सी चीजें। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग बाहर की कंपनियां यहाँ पर आई, वहां पर फीमेल काम करती थी, तो वो कल्चर धीरे धीरे यहाँ पर भी हो गया। तो क्या हुआ, आपका जेंडर रिलेशन इंक्रीज हो गया, जेंडर रिलेशन इंक्रीज हो गया। अब इसके कौन से देख लीजिए, कौन से क्या कहें। इंक्रीज एनवायरमेंटल डैमेज, ये एक बहुत बड़ा इशू है इस समय। जो आप ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, वो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों, कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है। कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि आपको इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। आपको सबको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, जिसके लिए आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं नेचर का। जब नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपको फिर एनवायरमेंटल डैमेज होता है। तो आप वही इम्पैक्ट देख लीजिए कि पहले गर्मी की कितनी होती थी, अब गर्मी कितनी होती है। पहले ठंडी कैसी होती थी, अब ठंडी कैसी होती है। पहले बारिश कैसी होती थी, अब बारिश कैसी होती है। दिस इज द ड्यू टू ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, दैट्स इट कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, ये क्लाइमेट चेंज ही आपके ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है ये ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन का कारण है कंज्यूमरिज्म का बढ़ना। ठीक है ना। पहले जो लोग एक चीज खाते हैं, अब देखिए 50 चीज खाते हैं, उसका बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। अब खाना कम खाते हैं, बर्बाद ज्यादा करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इंक्रीज पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, इनजस्टिस, इरोशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। ये जस्ट मैंने चीज अभी बताई, अभी पीछे बताया था कि डिक्रीज इन पॉवर्टी, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट इंक्रीज इन पॉवर्टी, असमानता बढ़ती है, इनजस्टिस होता है, इरोशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारे पास पारंपरिक कल्चर होता है, जो सभ्यता संस्कृति, उसका विनाश होता है। देखिए हम लोग पहले जो आजादी से पहले था कैसे पहनावा होता था, अब देखिए कैसा पहनावा है। ये हमारा कल्चर है, पहले हम लोग क्या खाते थे, अब हम लोग क्या खाते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल इरोशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। ये क्या होता है, फॉरेन कंपनी जब आती हैं तो वो हमको इस तरह के अट्रैक्शन दिखाती हैं कि आप इसका कंजम्पशन कीजिए। तो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर का क्या होता है, इरोजन होता है, क्षय होता है, क्षरण। इनइक्वलिटी, असमानता बढ़ती है। मैंने अभी क्या बताया कि जो इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, इससे क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते हैं। इससे ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक कारण है। अब यहाँ पर देखिए कि इतना बड़ा ये लॉकडाउन हुआ, कोविड पैंडेमिक हुआ, इसमें जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे उनको क्या फर्क पड़ा, उनको क्या फर्क पड़ा, ज्यादा कुछ खास नहीं। लेकिन जो पुअर पर्सन है, जो नॉर्मल पीपल है, उनको इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, उसका असर पड़ा। ठीक है ना। तो ये उनकी पॉवर्टी बढ़ गई, उनकी गरीबी बढ़ गई। भाई इसमें लॉकडाउन जब बढ़ा तो क्या हुआ, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा पहले से है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर क्लास है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके पास खाने को भी खाना नहीं था, लोगों ने उनको खाना खिलाया। तो दिस इज द गैप बिटवीन टू कम्युनिटी। जो ऐसे समुदाय हैं जिनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, उसका कारण क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन। नाउ corporations are motivated by profit and have little concern for people। देखो वही चीज आ गई जो मैंने अभी बताया। क्या, जो कारपोरेशन होते हैं उनका मेन मोटिव होता है क्या, प्रॉफिट कमाना। वो लोगों पर बहुत कम ही ध्यान देते हैं, लोगों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अगर आपका इतनी इनकम है, एक लिमिट है, उस इनकम से अगर आपका ज्यादा है तो आपको उसका 2% आपको CSR पर खर्च करना है, मतलब कि सोसाइटी के लिए आपको खर्च करना है। लेकिन कितने ऑर्गेनाइजेशन इस रूल को फॉलो करते हैं, वो मोस्टली देखते हैं कि उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए बस। दे डोंट कंसर्न अबाउट द पीपल, दे डोंट कंसर्न अबाउट द पीपल। द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट्स फीड इनटू एथनिक, रिलीजियस
एंड फैक्शनल टेंशन दैट लीड टू वॉर एंड हेल्प ब्रीड टेररिज्म। ये आपको आतंकवाद की तरफ बढ़ा रहा है। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट है, इसमें क्या है, आप देखिए आतंकवाद क्या है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भेद, रंग भेद, इस तरह से बहुत से ऐसे हैं जिनसे टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखिए बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो टेररिज्म से जूझ रही हैं, उनमें से अपनी एक कंट्री अपनी भी है। किस नाम पर? केवल एथनिक और रिलीजियस, जातीयता और धर्म के नाम पर। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक कारण है। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं था तो यहाँ सब लोग एक साथ सब अच्छे से रहते थे, लेकिन उन्होंने ग्लोबलाइजेशन आकर के यहाँ कंपनियां आई, उन्होंने ऐसी फूट डाली कि हम लोग आपस में ही लड़ने लगे। तो ये बाहरी कंपनियां आकर के ऐसा करती। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो क्या थी? आई थी ट्रेड के लिए, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ के लोगों में आपस में लड़ा दिया। बाद में देखिए इतना ज्यादा हुआ कि उसका इम्पैक्ट हम लोग अभी तक उसको झेल रहे हैं। तो ये क्या होता है, टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है इससे। टेररिस्ट नाउ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड एंड एम्पावर्ड विद नॉलेज क्रिएट a whole new category of warfare based in part on the disruption of the interconnection which are both created by and necessary for globalization। पहले क्या था कि आपको यहाँ से वहां तक बात पहुंचाने के लिए चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। अब ये टेररिज्म क्या करते हैं कि बैठे बैठे उनको सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बैठे बैठे ही सब कुछ वही सब काम कर देते हैं। अभी देखिए अमेरिका में इतना वो जो टेररिज्म अटैक हुआ वो कैसे हुआ, इंडिया में इतने भी अटैक हुए वो कैसे हुए, क्यों? क्योंकि उनके पास भी अब वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर उनको उनके पास नहीं अवेलेबल है तो वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो सारा आर्टिलरी एमुनेशन, इतना सब कुछ अवेलेबल है कि वो इजिली उसको ले सकते हैं और उसको कहीं भी उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो टेररिस्ट नाउ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड। अब वो अगर उनको कहीं कुछ भी करना हो यहाँ से लेकर के अमेरिका तक, यहीं से बैठे बैठे वो सब लोग कर सकते हैं सब कुछ। उनके पास नॉलेज भी है और उनके पास सारे आर्टिलरीज और एम्यूनेशन भी अवेलेबल है। ठीक है। नाउ कारपोरेशन से पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ओवर फिशिंग। अब जो कारपोरेशन होता है वो पॉलिटिकल पॉलिसी से इंस्पायर्ड होते हैं। अब मैंने कल बताया था कि जितना भी आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट होती हैं वो कौन रूल करते हैं, आपको लगता है कि नेता लोग रूल करते हैं, नहीं, ये लीडर या पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कारपोरेट सेक्टर रूल करता है। दे आर द हिडन पावर। जो कारपोरेट सेक्टर होते हैं वो हिडन पावर होते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको वो फंड प्रोवाइड करते हैं और फिर चाहते हैं कि जो भी पार्टी रूलिंग हो वो उनके फेवर में काम करे। जब एक बात बताइए, जब वो जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देंगे तो उनके फेवर में काम करेगी, तो आप कैसे इमेज कर सकते हैं कि वो पीपल के कंसर्न में काम करेंगे? अभी मैंने क्या बताया, कारपोरेशन आर मोटिवेट बाय प्रॉफिट एंड हैव लिटिल कंसर्न फॉर पीपल। बहुत कम ही रखते ऐसे कॉरपोरेशन होते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी भी होती हैं वो भी कारपोरेशन के लिए काम करती हैं। कारपोरेशन तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते ही करते हैं। तो अब बताइए पॉवर्टी कैसे घटेगी? क्या पॉवर्टी घटेगी? इसीलिए ये कहा जाता है कि जो गरीब है वो गरीब रह रहा है और जो अमीर है वो अमीर रह रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों जो रूल बनाने वाले हैं और जो बनवाने वाले हैं दोनों आपस में एक हो गए हैं। ठीक। तो दीज आर द कॉन्स एंड प्रॉस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज। अब इसके अगर कुछ और इसके बस इसमें कुछ फैक्ट्स हैं आपको जो देखने हैं वो क्या है, लेट अस सी, थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम। एफडीआई कहाँ तक है, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आप लोगों ने देखा। अब इसके जो करंट की चीजें हैं वो थोड़ा आप और देख लीजिए। ये देखिए रिजर्व होल्डिंग इन इंडिया, ये रिजर्व होल्डिंग इन इंडिया है। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इस समय इंडिया के पास है। और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए कि जब 1991 जो 1991 था उसमें कितना रिजर्व था और इस समय इंडिया के पास कितना रिजर्व है। देखिए हेडिंग देखिए, फ्रॉम 5 to 500 इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जर्नी सिंस 1991। 1991 में इंडिया के पास कितना था? दैट वाज $5 बिलियन। उसके पहले 90 में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने अपना क्या जो गोल्ड था आईएमएफ को बेचा था। अब देखिए उसका एक पुराना न्यूज़पेपर है, उसकी एक ये फोटो है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें देखिए क्या लिखा है, सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन।
ये जो चीज मैंने बताई थी, ये देखिए न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उस समय का गवर्नमेंट ने 67 टन गोल्ड अपना आईएमएफ को दे दिया था, बेच दिया था, क्योंकि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। ठीक है ना। तो दिस इज देखिए ये एफएक्स का ये ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए, ये 2000 में यहां पर देखिए कितना था, और 2020 में देखिए ये कहां पर पहुंचा है। दिस इज 2020, 502 बिलियन डॉलर 2020। अब इस समय जो मैं करंट का बता रहा हूं, करंट का आपका जो है दैट इज 612 बिलियन, 612 बिलियन। ये आज कौन तारीख है, 23 जुलाई, कल तक का डेटा है कि अपने पास जो फॉरेन रिजर्व है दैट इज 612 बिलियन डॉलर है फॉरेन रिजर्व। ये देखिए इसका एक ग्रोथ रेट में दिखा रहा हूं। ये वो टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। फॉर्मर गवर्नर ये हैं एस वेंकट रमन, लेफ्ट में सबसे किनारे एस वेंकट रमन, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक, दूसरे सी रंगराजन, ये भी आरबीआई के गवर्नर। ठीक, तीसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फिर एम नरसिम्हन, ये भी आरबीआई के गवर्नर। विमल जालान, आरबीआई गवर्नर फॉर्मर। वाई बी रेड्डी, ये सभी फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक, तो 2000 के बाद से कुछ ऐसी पॉलिसीज या अपने पास एलपीजी के कॉन्सेप्ट आए, उसमें से फिर डेवलपमेंट काफी तेजी से हुआ। अब इस समय देखिए जो हमारे पास 2015-16 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो था लगभग 350 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर 2016 में। अब एक चीज अंदाजा लगाइए, 91 में था हमारे पास 5 बिलियन। ठीक है ना। अब 2005 कब से कब तक, हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में। 1948 से लेकर के हमने कितना 90 तक, कितने 42 ईयर्स हो गए, 42 ईयर्स हो गए। 42 ईयर्स में हम फॉरेन रिजर्व कितना कर पाए थे, ओनली 5 बिलियन डॉलर। अब इसके बाद देखिए 90 के बाद से यहाँ 30 साल में, 30 साल में हमारे पास कितना हुआ, 612 बिलियन डॉलर। पिछले 42 साल में 5 बिलियन डॉलर, और पिछले कितने आपके 30 साल में 612 बिलियन डॉलर। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ग्रोथ रेट हुआ। ठीक, so this is the impact of globalization, this is the impact of globalization। तो ये आप एक बार ग्राफ देख रहे हैं जहां पर आपको ग्रोथ रेट दी हुई है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी ग्रोथ क्या हुई है। ठीक, so I think this is enough for today's, and I hope all of you have got that I've told you. Now if someone has any query, so you can ask। अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स पर लिख दीजिए, वो अटेंडेंस के रूप में रहेगी मेरे पास। या हम ना बोलिए सर कुछ असाइनमेंट्स दे दीजिए, वरना फिर इससे पहले सेमेस्टर में हम लोगों को बस एग्जाम से जस्ट पहले मिले थे तो बहुत हेक्टिक हो गया था। हाँ बस ये तो आपका कुछ ये अभी आपकी जो मैंने पढ़ाई है उसमें से केवल अभी आपकी ये एक यूनिट आर्ट कंप्लीट हुई है, 3rd यूनिट है आपकी, ये कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा, मैं आपके ग्रुप पर ओके सर, हाँ मैसेज कर दूंगा। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? चलिए, तो सभी लोग चैट बॉक्स में नाम जरूर लिख दीजिए अटेंडेंस का, जितने भी लोग हैं, अदरवाइज उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्लास इज ओवर नाउ। इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन, और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू।